Hey everyone, चैप्टर 2 माइंडसेट ऑफ एन इन्वेस्टर। इस चैप्टर हम देखेंगे स्पेकुलेटर वर्सेस ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर, कंपाउंड इफेक्ट, डज इन्वेस्टिंग वर्क, इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट्स। इन सारी टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में समझेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। स्पेकुलेटर वर्सेस ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर। इस बात के आधार पर कि आप मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप स्पेकुलेट, ट्रेड या इन्वेस्ट करना चुन सकते हैं। ये सभी तीनों प्रकार के पार्टिसिपेंट एक दूसरे से अलग होते हैं। किसी को भी जिस भी प्रकार के मार्केट पार्टिसिपेंट बनना है उस पर एक रुख लेना पड़ता है। इस पर क्लैरिटी एक ह्यूज इम्पैक्ट कर सकता है किसी के भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। इस क्लैरिटी को पाने में आपकी मदद करने के लिए चलिए एक मार्केट सिनेरियो को कंसीडर करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे एक मार्केट पार्टिसिपेंट जैसे कि स्पेकुलेटर, ट्रेडर और इन्वेस्टर इस सिनेरियो को रिएक्ट करते हैं। तो सिनेरियो है, अगले 2 दिनों में आरबीआई से मॉनेटरी पॉलिसी पर लेटेस्ट दृष्टिकोण की अनाउंसमेंट करने की उम्मीद लगाई जा रही है। हाई और स्टिकी इन्फ्लेशन के कारण आरबीआई ने पिछले 4 मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के दौरान इंटरेस्ट रेट में वृद्धि की है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना मतलब जैसे कि हम जानते हैं कॉर्पोरेट इंडिया के लिए विकास का संभावना कठिन होता है और इसलिए कॉर्पोरेट अर्निंग को एक हिट लगेगी। अब मान लीजिए कि 3 मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, सुनील, तरुण और गिरीश। तीनों इस सिनेरियो को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं और इसलिए तीनों मार्केट में अलग एक्शन लेंगे। चलिए अब उनके दिमाग में देखते हैं क्या चल रहा है। सुनील एंड तरुण थॉट प्रोसेस। सुनील का थॉट प्रोसेस, उन्हें लगता है कि इंटरेस्ट रेट एक उच्च स्तर पर है। हाई इंटरेस्ट रेट कॉर्पोरेट इंडिया के ग्रोथ पर बाधा डालेगा। वह ये भी बिलीव करते हैं कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को रिकॉर्ड हाई लेवल तक बढ़ा चुके हैं और आरबीआई को फिर से रेट को बढ़ाना रियली टफ होगा। वह देखते हैं कि टीवी पर पॉपुलर एनालिस्ट का इस सिचुएशन के बारे में क्या राय है और ये वह ध्यान देते हैं और प्रसन्न होते हैं कि उनका विचार और एनालिस्ट का विचार समान है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आरबीआई इंटरेस्ट को कट करेगी और नहीं तो इंटरेस्ट रेट को फ्लैट रहने देगी। एक परिणाम के रूप में वह उम्मीद करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब उनके थॉट्स को एक्शन में लेने के लिए वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं। तरुण थॉट प्रोसेस, वह उम्मीद करते हैं कि आरबीआई के दरों में कटौती करने की उम्मीद है, वे ऐसा कर सकते हैं। एक्चुअल में वह इस चीज को बिलीव करते हैं कि कोई भी स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आरबीआई क्या करेगा। वह यह भी देखते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी हाई है, इसलिए उनका मानना है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बहुत अधिक प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। वह अपने पिछले अनुभव बैक टेस्टिंग के माध्यम से जानते हैं कि आरबीआई की अपनी अनाउंसमेंट के ठीक बाद वोलेटिलिटी में काफी गिरावट की संभावना है। अपने थॉट्स के ऊपर एक्शन लेने के लिए वह निफ्टी कॉल ऑप्शन को 5 लॉट सेल करते हैं और अनाउंसमेंट टाइम के आसपास पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का अपेक्षा करते हैं। चलिए अब देखते हैं गिरीश के थॉट प्रोसेस को। गिरीश के पास एक पोर्टफोलियो है 12 स्टॉक का, जिसे उसने 2 साल से होल्ड किया हुआ है। हालांकि वह इकोनॉमी का उत्सुक ऑब्जर्वर है, लेकिन आरबीआई क्या कर सकती है इस पर उनका कोई व्यू नहीं है। वे पॉलिसी के आउटकम क्या होगा उसको भी लेकर वरीड नहीं है, जैसे कि वह अपने शेयर्स को एक लंबे समय तक रखने के लिए प्लान कर चुके हैं। इसलिए इस विचार के साथ उन्हें लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक दूसरा पासिंग टाइड है शॉर्ट टर्म के लिए और उससे उनके पोर्टफोलियो पे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर ऐसा होता भी है तो उनके पास दोनों चीजें, द टाइम और पेशेंस, शेयर्स को होल्ड करने के लिए। हालांकि गिरीश प्लान कर रहा है ज्यादा बाई करने के लिए अपने पोर्टफोलियो शेयर्स को अगर मार्केट आरबीआई न्यूज को ओवर रिएक्ट करता है तो, और चाहे अनाउंसमेंट के बाद उसका पोर्टफोलियो स्टॉक तेजी से नीचे गिरता है तो। अब अंत में क्या आरबीआई डिसाइड करती है और कौन पैसा बनाएगा यह हमारा मामला नहीं है। पॉइंट यह है कि आइडेंटिफाई करना कौन एक स्पेकुलेटर है, एक ट्रेडर है और एक इन्वेस्टर है, उनके थॉट प्रोसेस के आधार पर। ये ऐसा है कि सभी तीनों आदमी के पास एक तर्क है जिसके आधार पर उन्होंने मार्केट में एक्शन ली है। प्लीज नोट कीजिएगा
ग्रीस का डिसीजन है कि कुछ नहीं करना, यह भी एक मार्केट एक्शन है। आइडेंटिफाइंग टाइप ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट। सुनील, आरबीआई क्या कर सकता है इस पर अत्यधिक निश्चित प्रतीत होता है, तो उनके मार्केट एक्शन एक रेट कट की ओर ओरिएंटेड है। लेकिन वास्तव में आरबीआई क्या करेगा इस पर एक एक्शन लेना काफी असंभव है। यह कॉम्प्लेक्स मैटर है और एनालिसिस के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ब्लाइंड फेथ पर बेटिंग, रेशनल रीजनिंग के बिना कोई डिसीजन लेना स्पेकुलेशन है। तरुण एक प्लान के आधार पर वे ऑप्शन प्रीमियम के एडवांटेज लेने के लिए बस एक ट्रेड सेटअप कर रहा है। वह क्लियरली सट्टेबाजी नहीं कर रहे हैं कि आरबीआई क्या करने वाली है, क्योंकि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके विचार सिंपल है, हाई वॉलेटिलिटी है, इसलिए एक ऑप्शन सेलर्स के लिए प्रीमियम अट्रैक्टिव है। वह आरबीआई के डिसीजन से पहले वॉलेटिलिटी को ड्रॉप की उम्मीद कर रहे हैं। क्या वह इस फैक्ट पर सट्टेबाजी कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी गिर जाएगी? नहीं, क्योंकि यह ऐसा लगता है कि उन्होंने पास्ट में सिमिलर सिनारियो में अपने स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग किया है। एक ट्रेडर अपने सभी ट्रेड्स डिजाइन करता है और ना कि केवल एक आउटकम पर स्पेकुलेट करता है। ग्रीस, द इन्वेस्टर हियर। आरबीआई क्या कर सकते हैं इस पर सबसे कम काम किया है। वह देखते हैं कि यह एक शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइस है जिसका उनको पोर्टफोलियो पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं हो सकता है। यहां तक कि अगर इसका कोई इंपैक्ट पड़ता है तो उनका मानना है कि उनका पोर्टफोलियो अंत तक इससे रिकवर हो जाएगा। टाइम एकमात्र लग्जरी मार्केट ऑफर करता है और ग्रीस इस लग्जरी को मैक्सिमम तक प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। इनफैक्ट अगर मार्केट ओवर रिएक्ट करता है तो वह अपने पोर्टफोलियो शेयर्स को और भी खरीदने के लिए तैयार है। उनका आइडिया एक लॉन्ग पीरियड के लिए अपने पोजीशन को होल्ड करना है और शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट से गड़बड़ाना नहीं है। कंपाउंडिंग इफेक्ट। ग्रीस के डिसीजन को अप्रिशिएट करने के लिए किसी को भी यह जानना चाहिए कि मनी कंपाउंड कैसे होता है। कंपाउंडिंग मनी ग्रो होने का एक एबिलिटी है। जब फर्स्ट ईयर के गेन को सेकेंड ईयर के लिए री इन्वेस्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका उम्मीद है कि सालाना 20% के हिसाब से ग्रो करेगा। इसे CAGR भी कहते हैं। फर्स्ट ईयर के अंत में उम्मीद है कि मनी 120 रुपये तक ग्रो हो जाएगा। पहला ईयर के अंत में आपके पास दो ऑप्शन है। जो 20 रुपीज प्रॉफिट है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल ₹100 के साथ इन्वेस्ट रहने दे और दूसरा 20 रुपीज प्रॉफिट को विड्रॉ कर ले। आपने डिसाइड किया 20 रुपये प्रॉफिट नहीं विड्रॉ करने के लिए। इंस्टेंट आपने मनी को सेकेंड ईयर के लिए री इन्वेस्ट कर दिया। सेकेंड ईयर के एंड में 120 रुपया 144 ग्रो हो गया। थर्ड ईयर के एंड में 144 रुपया 173 रुपया तक ग्रो हो गया। वैसे ही आगे होते गया। अब अगर आपने चुना होता 20 रुपया हर एक साल विड्रॉ करने के लिए, फिर थर्ड ईयर के एंड में जस्ट 60 रुपये का ही प्रॉफिट आपको हुआ होता। हालांकि आपने जैसे डिसाइड किया इन्वेस्टर रहने के लिए। थर्ड ईयर के एंड में प्रॉफिट हुआ ₹173, 13 रुपये के ज्यादा प्रॉफिट, परसेंटेज में 21.7% का फायदा हुआ 60 रुपये के फायदा के तुलना में, क्योंकि बस आपने चूज किया कुछ नहीं करने के लिए और डिसाइड किया इन्वेस्टेड रहने के लिए। इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। चलिए इस एनालिसिस को थोड़ा आगे ले चलते हैं। इस चार्ट को एक बार देखिए। चार्ट दिखाता है कि कैसे 100 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ 20% के हिसाब से 10 साल के दौरान कैसे ग्रो हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे 100 रुपया से 300 रुपया तक मनी ग्रो होने के लिए ये ऑलमोस्ट 6 ईयर्स टाइम लिया है। हालांकि अगला 300 रुपया केवल 4 सालों में ही जनरेट हो गया, डेट इज फ्रॉम 6th ईयर टू 10th ईयर। जितना लंबा इन्वेस्टमेंट होगा उतना हार्डर और फास्टर मनी आपके लिए काम करेगा। ग्रीस मार्केट जो ऑफर करता है लग्जरी ऑफ टाइम, उसका उपयोग करने के लिए इन्वेस्टेड रहा। फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर को लंबे समय तक कमिटमेंट रहने की आवश्यकता होती है। डज इन्वेस्टिंग वर्क? एक पौधा के बारे में सोचिए। अगर आप उसे राइट अमाउंट ऑफ वाटर, मैन्योर और केयर करते हैं तो क्या वह ग्रो नहीं होगा? ऑफ कोर्स ग्रो होगा। वैसे ही एक अच्छा बिजनेस के बारे में सोचिए।
जिसका सेल्स अच्छा हो, अच्छा मार्जिन हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट हो और एथिकल मैनेजमेंट हो। क्या यह जाहिर सी बात नहीं है कि ऐसे कंपनीज का शेयर अप्रिशिएट करेंगे? कुछ सिचुएशन में प्राइस अप्रिशिएट डिले हो सकता है, जैसे याद कीजिए प्रीवियस चैप्टर में ईचर मोटर्स के चार्ट को, लेकिन यह निश्चित रूप से अप्रिशिएट करेगा। ऐसा भारत सहित दुनिया भर के मार्केट में बार बार हुआ है। एक अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट्स द्वारा डिफाइन किया जाता है, जो हमेशा रिजल्ट देता है। हालांकि किसी को शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलिटिलिटी को डाइजेस्ट करने के लिए क्षमता बनानी पड़ती है। इन्वेस्टेबल ग्रेड एट्रीब्यूट्स, एक इन्वेस्टेबल ग्रेड कंपनी का कुछ डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक होता है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को दो प्रमुख के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है: क्वालिटेटिव एस्पेक्ट गुणात्मक पहलू, क्वांटिटी एस्पेक्ट मात्रात्मक पहलू। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का एवल्यूशन करने के प्रोसेस में इन दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है। वास्तव में मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस में मैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स यानी गुणात्मक पहलू को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ क्वांटिटी एस्पेक्ट्स यानी मात्रात्मक पहलू के तुलना में। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में मुख्य रूप से बिजनेस के नॉन न्यूमेरिक पहलू को समझना शामिल है। चलिए इससे पहले देखते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव पहलू है मैनेजमेंट बैकग्राउंड, वे कौन से लोग हैं, बैकग्राउंड क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशन क्या है, क्या वे बिजनेस चलाने के लायक है, प्रोमोटर्स के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस इत्यादि। बिजनेस एथिक्स, क्या मैनेजमेंट घोटालों, ब्राइबरी, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस में शामिल है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी इत्यादि। माइनॉरिटी शेयर होल्डर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर का ट्रीटमेंट, क्या वे कॉर्पोरेट एक्शन लेने के दौरान छोटे शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं। शेयर ट्रांजैक्शन, क्या गुप्त प्रोमोटर्स ग्रुप्स के थ्रू मैनेजमेंट कंपनी के शेयर्स को बाई और सेल कर रही है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्या कंपनी शेयरधारकों के फंड के लागत पर प्रोमोटर्स के रिश्तेदारों, दोस्तों, वेंडर्स आदि जैसे ज्ञात संस्थाओं को फाइनेंशियल फेवर करता है। सैलरीज पेड टू प्रोमोटर्स, क्या मैनेजमेंट खुद को एक भारी वेतन का भुगतान करता है, आमतौर पर मुनाफे का एक परसेंटेज। ऑपरेटर एक्टिविटी इन स्टॉक्स, क्या स्टॉक प्राइस अनयूजुअल प्राइस बिहेवियर डिस्प्ले करता है, स्पेशली उस समय जब प्रोमोटर शेयर्स में ट्रांजैक्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स, फर्म में महत्वपूर्ण शेयर होल्डर कौन है, जो कंपनी के बकाया शेयर के 1% से ऊपर वाले लोग हैं। पॉलिटिकल एफिलिएशन, क्या कंपनी या उसके प्रोमोटर्स कोई राजनीतिक दल के करीब हैं, क्या बिजनेस को निरंतर राजनीतिक समर्थक की आवश्यकता है। प्रोमोटर लाइफस्टाइल, क्या प्रोमोटर्स अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा दिखावा करता है, क्या वे अपना वेल्थ प्रदर्शित करना पसंद करते हैं। यह एक रेड फ्लैग है यदि कोई फैक्टर सही जगह पर नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कंपनी बहुत अधिक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करती है तो यह कंपनी द्वारा एक फेवरेटिज्म और माल प्रैक्टिस का संकेत जाता है। यह लॉन्ग रन में अच्छा नहीं होता, इसलिए भले ही कंपनी के पास ग्रेट प्रॉफिट मार्जिन है, माल प्रैक्टिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से पहले जस्ट किस्मत होता है, जब मार्केट इस मैटर्स को डिस्कवर करता है तो स्टॉक प्राइस को नीचे लाकर कंपनी को पनिश करता है। इसलिए एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा होगा कि ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट ना करें जिसका ग्रेट मार्जिन हो लेकिन कंपनीज का कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लो स्कोर हो। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को अनकवर करना आसान नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म मैटर है। हालांकि एक मेहनती इन्वेस्टर यह आसानी से फिगर आउट कर सकता है एनुअल रिपोर्ट, मैनेजमेंट इंटरव्यू, न्यूज़ रिपोर्ट इत्यादि पर ध्यान दे करके। जैसे जैसे हम इस मॉड्यूल में आगे बढ़ेंगे हम विभिन्न क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को उजागर करेंगे। चलिए देखते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, मात्रात्मक पहलू। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स फाइनेंशियल नंबर से संबंधित मामले हैं। कुछ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जबकि कुछ नहीं भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश हेल्ड इन इन्वेंट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हालांकि इन्वेंट्री नंबर्स अपडेट नहीं है। यह एक मैट्रिक है जिसे कैलकुलेट करने की आवश्यकता है। स्टॉक मार्केट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बहुत चीज़ों को इंक्लूड करता है, कुछ का मैं नाम लूँगा। प्रॉफिटेबिलिटी एंड इट्स ग्रोथ, मार्जिन एंड इट्स ग्रोथ, अर्निंग एंड इट्स ग्रोथ, मैटर्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, प्राइसिंग पावर, मैटर रिलेटेड टू टैक्सेस, डिविडेंड्स पे आउट,
cash flow from various activities, depth both short term and long term, working capital management, asset growth, investment, फाइनेंशियल रेशियो। वर्चुअली लिस्ट एंडलेस है। वास्तव में प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर ए रिटेल इंडस्ट्री टोटल कितना स्टोर है, पर शेयर का एवरेज सेल्स क्या है, पर स्क्वायर फुट पर टोटल सेल्स, मर्चेंडाइज मार्जिन, ऑन स्टोर टू फ्रेंचाइज रेशियो। फॉर एन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, ऑयल टू नेचुरल गैस रेवेन्यू रेशियो, एक्सप्लोरेशन कॉस्ट, ओपनिंग ऑयल बैलेंस, इन्वेंट्री, डेवलप्ड रिजर्व, टोटल प्रोडक्शन ग्रोथ। अगले कुछ चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे रीड करते हैं, जिसे एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है। जैसे कि आप शायद जानते होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी नंबर्स का सोर्स है, जो भी नंबर्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को एनालाइज करने के लिए चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो हम कैसे एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ते हैं उसे देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।